बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बी माय गेस्ट विद अहमद गुरेजा। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। हर संडे की तरह आपकी मुलाकात हम करवाते हैं कम्युनिटी की एक ऐसी जानी पहचानी शख्सियत से जो अपने काम और नाम की वजह से जाने जाते हैं। उसी तरह आज जो हम टॉपिक जिस पे डिस्कस करेंगे, मैं समझता हूँ मेरे करीब एक वो बहुत बड़ा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से लोगों ने हमें मैसेज किया, कॉल्स की, हमारे फेसबुक पे जाके हमें कमेंट किया कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें, और हमने सोचा कि आई थिंक इट्स द राइट टाइम कि हम अपने सीज़न 3 के अंदर इस टॉपिक के ऊपर टच बेस करें, इस पर डिस्कस करें और एक ऐसी पर्सनैलिटी को अपने शो के अंदर बुलाएं जो कि इसके ऊपर खुल के डिस्कस कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डोमेस्टिक वायलेंस एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर। ये एक ऐसा इशू है जिससे हम सब लोग गो थ्रू करते हैं, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते हैं कि कब उस पर क्या हमें एक्शन लेना है। फैमिलीज़ के अंदर ये चीज़ हम देखते हैं, अपने दोस्तों में ये चीज़ देखते हैं, अपने मामलात में, कारोबार के अंदर ये मामलात को देखते हैं कि ये इश्यूज़ जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, क्या इन इश्यूज़ की वजह से हम अपनी डेली रूटीन के अंदर क्या क्या गलत डिसीजन लेते हैं और इनको कैसे हमने कॉम्बैट करना है। तो जी आज जो है वो मैं आपकी मुलाकात कराऊँगा एक ऐसे लॉयर से जो कि एक्सपर्ट हैं फैमिली लॉ के अंदर, जो कि इन इश्यूज़ को डील करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस नोबर की। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ठीक है आपकी? जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो टॉपिक आपने सुना और डिस्कस किया और हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑफ कैमरा भी बात की, और एक मैं समझता हूँ कि ये ऐसा टॉपिक है कि एक टैबू की तरह है, लोग इस पर डिस्कस नहीं करना चाहते। हर घर के अंदर ये प्रॉब्लम है, हर फैमिली इन इश्यूज़ के साथ गो थ्रू कर रही है, लेकिन वो किसी से बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि वी आर द परफेक्ट फैमिली इन द वर्ल्ड, बट दे आर नॉट। लोग बहुत से मसलों से गुजर रहे हैं। इन सब टॉपिक्स पे आपसे आज खुल के डिस्कस करूँगा, लेकिन लोग जानना चाहते हैं हु आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, और आपका बैकग्राउंड क्या है। श्योर डेफिनेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैं बहुत शुक्रिया बोलूँगी कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपने मोस्ट पॉपुलर चैनल में कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूँ। और सेकेंडली मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस इस तरह से करूँगी कि आई एम बैरिस्टर एंड सॉलिसिटर, आई ओन माई ओन लॉ फर्म। एंड मेरा जो थोड़ा सा बैकग्राउंड ये बताना चाहूँगी कि मैं एक्चुअली 2004 में कनाडा में आई। और 2004 के बाद आई जस्ट स्ट्रगल्ड अ लॉट, और मैंने स्टार्टेड किया जो काम करना गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज अ फैसिलिटेटर। आई वर्क ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और मैंने कम्युनिटी सर्विसेज बहुत की यहाँ पे। और आई स्टार्टेड फ्रॉम सिटी ऑफ हैमिल्टन, बट मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन अटैचमेंट और जो असाइन किए गए थे काम, जैसे आई वर्क एट डिफरेंट NGOs, सेक्सुअल असॉल्ट सेंटर्स में काम किया, हॉस्पिटल्स में किया, हेल्थ साइंसेज में काम किया। आई वर्कड अ लॉट, अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 years. I had good experience कि मैंने कम्युनिटी के साथ वर्क किया। I did not start my legal process immediately when I came to Canada, लेकिन मैं कम्युनिटी सर्विसेज में काम सीखना चाहती थी, इनमें इंडल्ज, क्योंकि आप जब एक कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में आते हो, दैट इज इंटायरली डिफरेंट फॉर यू। चैलेंज होता है। एग्जैक्टली। तो वो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने लर्न किया, तो देन आई स्टार्टेड माय लीगल प्रोसेस। और मेरा जो लीगल प्रोसेस था, उसमें लीगल प्रोसेस के साथ साथ मैं अपने ओंटारियो लाइसेंसिंग बार एग्जाम के साथ I started teaching, and I started teaching in Ontario College in the paralegal programs. Or as a professor, I'm still teaching there, and also I started teaching for the bar lawyer licensing candidates. उनको I'm just teaching from last 9 years. और साथ साथ मेरा टीचिंग और मेरा जो प्रोफेशन है लाइसेंसिंग बार का ये चलता रहा। फिर जब when I started, actually there is a total duration of my legal practice is approximately 10 years. तो कनाडा में जो मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम 6 years, यहाँ पे मैं जनरल लिटिगेशन प्रैक्टिस कर रही हूँ। ठीक है। और जनरल लिटिगेशन में जो मेरी एरियाज ऑफ प्रैक्टिस है वो है फैमिली लॉ, ठीक है, and criminal law and civil litigation. And in addition to that, our law firm is providing services in real estate, immigration, state litigations. हमने देखा है कि ना खासतौर पे कम्युनिटी के अंदर बड़ा मुश्किल से आपको ऐसा लॉयर मिलता है जो इन सब चीज़ों को जानता है, जो कि सिविल लिटिगेशन को, क्रिमिनल लॉ को और फैमिली लॉ को जानता हो। ज़्यादातर आपको हमारी कम्युनिटी में लॉयर्स मिलते हैं जो कि सिर्फ रियल एस्टेट या इमिग्रेशन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो जो व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट यू, मैंने कहा यार शी इज़ द राइट कैंडिडेट टू बी पार्ट ऑफ दिस शो, बिकॉज हम देखते हैं कि मेजॉरिटी
जो हमारी फैमिलीज हैं जो कि उर्दू स्पीकिंग हैं और पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, जब ऐसे मामलात होते हैं दे वांट टू स्पीक टू समवन हु स्पीक द सेम लैंग्वेज, एग्जैक्टली। राइट, ताकि वो दिल की बात अपनी लैंग्वेज में खुल के डिस्कस कर जी, सकें कि बिल्कुल। वो किस प्रेशर से, किस मसले से गो थ्रू हो रहे जी हैं। जी। एंड डेफिनेटली यू विल हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल। ओह ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो यही था कि मैंने कम्युनिटी सर्विसेज से ही स्टार्ट किया कनाडा में, तो आई हैड वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑलरेडी। तो मैंने बट व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड माय लीगल प्रैक्टिस, मैंने यही सोचा कि मुझे जनरल प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जनरल प्रैक्टिस में द कम्युनिटी इज सीकिंग हेल्प। और मैंने देखा साउथ एशियन कम्युनिटी में बहुत कम लॉयर्स हैं जो कि क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फैमिली लॉयर्स भी ऑल्दो हैं, देयर आर वेरी फीमेल्स वुमेन्स जो कि फैमिली लॉ प्रैक्टिस कर रही हैं, बट देयर इज नॉट अ लॉट, राइट। तो इसमें मैंने सोचा कि व्हाई यू डू, और अगर हम कम्युनिटी की हेल्प इस तरह से करें फैमिली लॉ प्रैक्टिस में, क्रिमिनल में, और हमारे पास नॉट ओनली, क्योंकि देखिए दिस इज कनाडा इज द डाइवर्स कम्युनिटी बेस्ड कंट्री, और इसमें आपके पास डाइवर्स कम्युनिटीज आती हैं, नॉट ओनली फ्रॉम साउथ एशियन, फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, चाइनीज, वाइट, ब्लैक, एवरी टाइप ऑफ कम्युनिटीज वो हमें आती हैं सर्विसेज। लेकिन ये है कि बहुत हेल्पफुल होता है उनके लिए जब आपको, जैसे कि अगर एक मेरे पास क्लाइंट आया रियल एस्टेट में, तो ओ यू आर डूइंग फैमिली लॉ, यू आर डूइंग क्रिमिनल, वी हैव दिस टाइप ऑफ इश्यूज दैट इज गोइंग ऑन, तो वो फिर दे नॉट गो अनदर लॉ। और यकीन करें कि इट्स रियली हार्ड टू फाइंड व्हेन इट कम्स टू स्पेशली फैमिली लॉ। मैं अगर उसके ऊपर तरफ आऊँ तो फैमिली लॉ के लिए हम वी आर ऑलवेज फाइंडिंग एंड सर्चिंग फॉर पीपल हु कैन स्पीक द सेम लैंग्वेज और हु वी कैन फाइंड। और हमें जब लॉयर मिलते हैं तो वो भी हमारे आउट ऑफ टाउन फार एरियाज में बैठे होते हैं। वेयर आर यू प्रैक्टिसिंग बाय द वे, व्हिच सिटी? Actually, I'm doing practice in Ajax in Durham region, and अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अब जो लॉ फर्म है वो टॉप 1 में आती है दुरहम रीजन में। जो भी कोई वेबसाइट में वो करता है तो हमारा नाम जो है, मेरा जो लॉ ऑफिस है दैट्स इन द नेम ऑफ लॉ ऑफिस ऑफ स्नोबर नाज, और शायद मेरा नेम का भी है कि आई थिंक वो अट्रैक्ट करता है हमारी कम्युनिटी को, दैट ये एक तो हमारी कम्युनिटी के, राइट। और वही आपकी बात कि वो लैंग्वेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि दे फील मोर कंफर्टेबल इफ दे कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, तो वो आपको हिंदी, उर्दू, पंजाबी, आप जिस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं ना अपनी फीलिंग्स को, वो आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि मैं किस चीज़ों से गेट थ्रू हो रहा हूँ इस टाइम, राइट, और वो खुल के डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, जब आप बात करते हैं, हमने देखा है कि ओवर द टाइम स्पेशली कोविड ने इसमें इजाफा किया, डिप्रेशन के अंदर, एंजाइटी के अंदर, मेंटल हेल्थ के ऊपर। और हम जब डिसेबिलिटीज़ की बात करते हैं तो हम लोगों को सिर्फ जज करते हैं कि यार ये बंदा चल नहीं सकता और डिसेबल है, ये खा नहीं सकता और डिसेबल है, ये सुन नहीं सकता और डिसेबल है, बट नहीं, मेंटल इलनेस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट जो है ना डिसेबिलिटी के अंदर आता है, और हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। हम लोगों का मजाक भी उड़ाते हैं और हमें नहीं आइडिया होता कि बंदा किस मजबूरी में, किस मसले के अंदर ये चल रहा है। आपने कभी इस पे रोशनी डाली? आपको बड़े केसेस आए होंगे, आपने देखा कि यार मैं इसके ऊपर कभी अवेयरनेस के सेमिनार्स कराऊं, लोगों को पता चले इसके बारे में कि कैसे किसको कैसे टैकल करना है। यस, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली अहमद। जो मेंटल इलनेस है, दिस इज द वन ऑफ द मेन इशू जो कि फैमिली इश्यूज को ही क्रिएट करता है, क्योंकि यही एक मेन इशू होता है। जब दोनों पार्टनर्स हमारे पास केस लेकर आते हैं, ऑफ कोर्स या हस्बैंड या वाइफ लेकर आया, तो उसमें जो अल्टीमेटली प्रॉब्लम जो हमें नजर आती है ना, वो यही है मेंटल इलनेस इश्यूज की, कि आपका जी पार्टनर को हमेशा कंप्लेंट होती है, दूसरा पार्टनर अब्यूसिव है और वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, यानी कि अब्यूज में देयर आर मेनी टाइप ऑफ अब्यूसेस, यानी कि अब उसमें कहते हैं भाई वो समझ नहीं रहा उसको, जो हम कोशिश करते हैं, यानी कि ही इज़ रिस्पॉन्डिंग ऑलवेज डिफरेंटली, और इस टाइप में अल्टीमेटली ये होता है कि कोई ना कोई, और मोस्टली मैंने देखा है कनाडा में जो केसेस है ना, देयर आर मेनी पीपल हु आर सफरिंग फॉर मेंटल इलनेस, फॉर एग्जांपल बायोपोलर डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा है। और बायोपोलर डिसऑर्डर मैंने लर्न किया मैंने स्टार्टिंग माई प्रैक्टिस कि ऑलमोस्ट आई वुड से देयर इज़ अ लॉट ऑफ केसेस, जब भी कोई फैमिली का आपके पास क्लाइंट आता है तो उसके स्पाउस को यही प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं मूड स्विंग्स हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, अभी उनका बिहेवियर ये है, बाद में उनका एकदम से बिहेवियर एकदम से अल्टीमेटली चेंज हो जाता है। वो ना आपकी बात से एक बात याद आई कि कभी अक्सर इस तरह घर में हम छोटी मोटी जो मामलात रहते हैं ना, तो जब एक दोस्त ने जिक्र कर रहे थे, कहते यार मुझे ऐसे छोटा सा मसला हुआ बेगम से, तो मैं गया अपनी अम्मी के पास किया और मैं बड़ा ना तंग हूँ यार, ये मेरी बात नहीं मानते, तो हम जा रहे हैं जी सेशंस लेने के लिए। ओके, ठीक है,
ਕਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ? ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ आपस में गल करो मसला हल हो जाना। जी लेकिन वो टाइम अब नहीं रहा ऐसा। एग्जैक्टली। अब छोटी छोटी बातें जो हैं वो जब आप दिल में रखते हैं और एक दूसरे की चीज़ों को पिन पॉइंट करते हैं तो वो इशू बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो हमने देखा कि काउंसलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई ओवर द टाइम। तो यू बीइंग अ लॉयर यू आल्सो डू द काउंसलिंग विद पीपल एज वेल? डेफिनेटली हम काउंसलिंग के सेशंस तो प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन हम डेफिनेटली रिकमेंड करते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इट्स मैंडेटरी इन ऑल द केसेस। जब भी हमारे पास कोई फैमिली का केस डिस्प्यूट आता है तो हम ऑलवेज उनको यही रिकमेंड करते हैं। मोस्ट लाइकली पीपल जो है ना काउंसलिंग के सेशंस को अटेंड करने के बाद ही हमारे पास आते हैं कि हमने ट्राई किया लेकिन हम लोग नहीं रिकॉन्साइल कर सके, नहीं हमें सक्सेस हुई। तो आप लोगों को जब कोई केस आपको साथ है तो आप उनको पहले सजेस्ट करते हैं कि गो टू द काउंसलिंग 100% एंड देन यू कम बैक टू अस? ऑफ कोर्स, बिकॉज़ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडर डिवोर्स लॉ। ऐसा भी होता होगा कि व्हेन यू आर डीलिंग विद दीस टू यू प्रोबब्ली एबल टू सॉल्व सम मैटर्स विद देम? डेफिनेटली देखें, अगर वो लोग समटाइम दोनों पार्टनर्स या एक पार्टनर है विलिंग नहीं है, वो कहता है ना मुझे तो काउंसलिंग में नहीं जाना, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे काउंसलिंग की क्या ज़रूरत है, मुझे क्या ज़रूरत है? हाँ। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई वो ज्वाइंट डिवोर्स के लिए हम दोनों हमारे पास आ रहे हैं और फिर हम उनको कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट द हिस्ट्री बैकग्राउंड फ्रॉम देम कि आपकी हिस्ट्री बैकग्राउंड, मैरिज की हिस्ट्री क्या है। अगर हमें पता चलता है कि दे हैव चिल्ड्रन और माइनर चिल्ड्रन तो अल्टीमेटली तो चिल्ड्रन इफेक्ट होते हैं और उनकी पूरी फैमिली हस्बैंड एंड वाइफ तो सेपरेट हो जाएंगे, राइट, वट एवर दे कैन स्टार्ट देयर ओन लाइफ, लेकिन बच्चे अल्टीमेटली इफेक्ट होते हैं जब आप बहुत सफ़र करते हैं। तो उसमें हम कोशिश यही करते हैं कि हम कहते हैं नहीं, आपको कोशिश करें कि अगर आप ये ना करें रिकॉन्साइल कर लें फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेटली क्योंकि देखिए लॉ भी हमें इनकरेज करता है। दैट्स नॉट ओनली कि हम कहेंगे कि एक ऑप्शन है, दैट इज रिक्वायरमेंट कि आपको उनको डेफिनेटली इनकरेज करना है कि आप काउंसलिंग के प्रोसेस से जाएं। देन आफ्टर दैट इफ यू फेल देन यू कैन। हमने देखा कि एक्सेप्टेंस का भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर कि फिंगर पॉइंटिंग्स होती हैं और एक्सेप्टेंस नहीं होती। जब आपके पास केसेस इस तरह आते होंगे तो ये आम डिस्कशन होती होगी ना कि शी डिड दिस एंड ही डिड दिस बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग, दे हैव देयर ओन नैरेटिव्स दैट दे हैव बिल्ट। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम यही होती है कि जब वो एक दूसरे को डेफिनेटली स्पाउस में इश्यूज, फैमिली इश्यूज आते कैसे हैं कि वो एक दूसरे को एलिगेशन दे रहे होते हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। अब हमारे पास जो क्लाइंट आए हैं, सपोज अगर वाइफ है और वो हस्बैंड के अगेंस्ट कर रही है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वाइफ राइट है, वो मेरी क्लाइंट है और मुझे उसको फेवर करना है। माय बी वाइफ इज अ रॉन्ग और हस्बैंड राइट है, लेकिन हमें उसको डिफेंड, उसको उसकी बताना तो है ना कि वो उसको कोडिंग टू लॉ कैसे लेकर चले। लेकिन इसमें ये होता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लो। दिस इज रियली हार्ड फॉर देम। यूजुअली वो लोग नहीं करते, एक दूसरे को ही ब्लेम करते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो इशू होता है ना अहमद, मैं आपसे ये कहूँगी, टॉलरेंस, ईगो प्रॉब्लम, क्योंकि शायद उनमें वो टॉलरेंस नहीं होती, वो जो है वो ईगो प्रॉब्लम इज द मोस्ट। डू यू थिंक कम्युनिकेशन कैन मेक इट बेटर between these two? Of course. क्योंकि असल में गैप यहीं पे होता है ना कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही होती है। जो कम्युनिकेशन आप स्टार्ट करते हैं तो आप पास्ट की चीज़ों को पिन पॉइंट करते हैं एक दूसरे की और वहाँ से इश्यूज क्रिएट होते हैं। Exactly. और हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में माइट बी, ये आप इसको अच्छी तरह बता सकेंगी कि प्रॉब्लम किसी तीसरी की वजह से हो रही होती है। जी 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 जी। उसको कैसे एड्रेस किया जाए उसको, क्योंकि यहाँ तक बात पहुँचती ही तब है जब वो हर तरफ से पार होके जी बिल्कुल आते हैं कि जी कि वी आर डन। सही कह रहे हैं आप। अगर देखिए कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, कोई आपका फैमिली मेम्बर कोई इन्वॉल्व है, उसकी वजह से आप कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप कोशिश करें, कन्फ्रंट कर लें, बात कर लें, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए डिस्प्यूट अराइज ही ऐसा, डिस्प्यूट से ही आपकी अल्टरकेशन स्टार्ट होती है और अल्टरकेशन से ही जब आप उसको फुली रिस्पॉन्स कर रहे होते हो तो वहाँ पे ही डाउट होता है कि आप अभी अब्यूजिव में चले जाओगे या फिर असॉल्ट कमिट कर दोगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता, यानी कि एक पार्टनर अगर वो कोऑपरेट कर ले या वो अपोलोजाइज, अगर उसने कोई गलती नहीं भी की, बात को छोड़ दे, टॉपिक को डिस्कस ही ना करे, कंटिन्यू ही ना करे। अगर एक पार्टनर आप एलिगेशन लगा रहा है, नहीं तुमने ये किया, वो कह रही नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट अगर आप अपना कह दो ना कि वो हथियार डाल दो, ओके दैट्स फाइन, यू जस्ट लीव दैट टॉपिक। बट प्रॉब्लम वहीं पर आती है कि आप दोनों जो है अल्टीमेटली डिस्प्यूट आपका अल्टरकेशन में चेंज हो गया, लेकिन आप उसको स्टॉप नहीं कर रहे हो। तो दैट्स वाई ये आपकी कंटिन्यूस अल्टरकेशन जो है आपकी असॉल्ट में या आपकी
प्रोहिबिटेड ऑफेंस में कन्वर्ट हो जाती है। सही है। We'll talk more about this. We Sure. still have to talk about domestic violence and mental illness. इन सब Sure. जो टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन लेंगे छोटी सी ब्रेक। Sure. स्नोबल जी, होता ही है कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि जो हमारा गेस्ट होता है ना, हम उसको कहते हैं कि आप 10 सेकंड के लिए होस्ट हैं Okay. और ब्रेक आपने लेनी है। Okay. ठीक है, तो जिस तरह आप देखते हैं ना कि होस्ट बैठ के कैसे ब्रेक लेता है, तो जी, जी। 10 सेकंड आपके पास है, ये आपका कैमरा होगा सामने और आपने लेनी है ब्रेक। ठीक है जी, ठीक है। ये कैमरा जी, ओवर टू यू। Okay. We will be right back after a short break. वेलकम बैक टू बी माई गेस्ट। और मेरे साथ मौजूद हैं सनोबर, हु इज़ प्रैक्टिशनर इन लॉ एंड स्पेशली इन फैमिली एंड क्रिमिनल लॉ की हम बात कर रहे हैं। तो वी वर टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस। जी। व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस? और डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो एक वायलेंट बिहेवियर होता ठीक है है। जो टुवर्ड्स मैन एंड वुमेन भी हो सकता है। हम्म, तो अब वायलेंट बिहेवियर जो है वो उसकी रीजंस क्या हैं, वो कैसे क्रिएट होता है। वायलेंट बिहेवियर जो है इट कैन बी कॉज दैट बिकॉज दे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स जिसको हम बोलेंगे कि ये दैट इज़ अ कॉल्ड वायलेंस। अब यानी कि रीज़न होती है वो फाइनेंशियल अब्यूज़ की रीज़न भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ भी हो सकता है, फिजिकल अब्यूज़ भी हो सकता है। ये एक रीज़न होती है जो कॉज करता है आपके वायलेंस को। अब जो वायलेंट बिहेवियर है वो ये है कि वो अब वायलेंट बिहेवियर जब आप बहुत ज़्यादा, जैसे कि दोनों पार्टीज़ में डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ, अल्टरकेशन हुई और बहुत ज़्यादा सीरियस आपस में उनकी अल्टरकेशन जो है वो किसी फिजिकल वायलेंस में अटैच हो गए, तो इट कैन बी पॉसिबल स्लैपिंग, पुशिंग, स्ट्रैंगुलेशन। ये जो टाइप्स हैं ये डोमेस्टिक वायलेंस। अच्छा, हमने देखा है कि ओवर द टाइम एक थिंकिंग प्रोसेस चेंज हुआ है। जी, जी, हमारा इस्लाम हमें कहता है कि जब बच्चे बालग हों तो उनकी शादी करा दो। जी, ठीक है, यहाँ पे चीज़ चेंज हो गई कि अभी तो मैंने अपने आप को स्टैंड करना है, अभी तो मैंने अपने आप को खड़ा करना है, अभी तो मैंने अपने टारगेट्स अचीव करने हैं। और वो एज 25, 26, 28, 28 में जब जाते हैं तो उनको लगता है अब ये राइट टाइम है शादी करने के लिए। ठीक है, हाउ डू यू डिफाइन इट? अभी भी हमारी कुछ फैमिलीज हैं वो समझती हैं कि मेरी बेटी 18 साल की होगी, बेटा 22 साल 20 साल का हो गया, उनकी शादी कर दो, अर्ली एज में शादी होगी, एक दूसरे को समझ लेंगे, बेहतर हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि अब लोग प्रेफर करते हैं कि बच्चे 24-25 में हो जाए, मेच्योर हो जाएं। जी, 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 दीन हमारा कहता है कि बालग हो जाएं, जी, अब नया एरा कहता है मेच्योर हो जाएं। जी। इन दोनों में आप क्या समझते हैं कि बेहतर क्या है और कब किस मौके पे कहाँ पे इश्यूज और चैलेंजेस कम हैं? जी, जी। देखिए बात सारी ये है कि अब देखें एज अ फैमिली लॉयर जो मैं एक्सपीरियंस जो मैंने केसेस का देखा है उसमें बहुत यंग जो कपल्स हैं उनकी मैंने मैरिज को ब्रेकअप खुद देखा है कि 2 months, although after 1 अच्छा। month, after 2 months और after 5 months, sometime after 1 year, after 2 years, बहुत केसेस हो रहे हैं। ये यंग जो यानी कि जो शादियाँ आप 22 या 23 में जो भी शादियां जो हम यंग बच्चों की कर रहे हैं उनमें मैंने देखा, ये नहीं कि बहुत सारे केसेस लेकिन बहुत मेजोरिटी के केसेस जो हैं बहुत शॉर्ट टर्म मैरिज में। उसकी रीज़न ये होती है कि जहाँ तक मैंने चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की है जो ज़्यादा रीच मैरिजेस हैं जिसमें आप बच्चों को इम्पोज कर रहे हो, बच्चों की अपनी पसंद नहीं है, राइट। और जिसमें अगर बच्चों की अपनी पसंद नहीं है और अगर आप अरेंज या अब वो शादियां कर रहे हो और बाद में 1 साल या सम टाइम आफ्टर फ्यू मंथ्स आपस में एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ का जो सिस्टम है ना, जो यहाँ का ब्रॉटअप है ना कनाडा का, वहाँ पे वो चीज़ जो है ना टॉलरेंस हमारे बच्चों में वो नहीं है जो कि हमने लर्न की, जो हम अपने बैकग्राउंड से जो चीज़ लेकर आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बात तो पेरेंट्स को समझनी चाहिए। जी, ठीक है कि जी, बच्चों जी, को जी, टाइम दें, जी, बिल्कुल, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें। एग्जैक्टली, ये वो एरा या वो टाइम नहीं रहा कि आपने लाके सामने बिठा दिया और बिल्कुल अरेंज मैरिज कर दिया और फोर्स कर Exactly. दिया कि भाई वो मेरा दोस्त है, वो उसका बेटा है, वो मेरी दोस्त है, वो उसकी जी, बेटी जी, है, जी, बस जी। अच्छा मैच है तो शादी कर लो। एग्जैक्टली दैट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपने अगर बच्चों को फुली ट्रेन नहीं किया तो अब बच्चे जो हैं वो यहाँ के सिस्टम के मुताबिक कोई भी इश्यूज, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को टॉलरेट ही नहीं कर पाते।
वो कहते हैं कि नहीं हम तो नहीं ये कर सकते, अगर उसने ये बोला नो आई कैन नॉट डू दैट, यानी उनके अंदर वो पेशेंस, टेम्परामेंट वो चीज़ नहीं है। अगर हम उनको शुरू से ही बच्चों को ये इसके लिए ट्रेन करें, क्योंकि वही बैकग्राउंड दें जो हम लोग लेकर आए हैं, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम्स ना हो। और ये भी आपको लगता है शायद इसकी भी कमी है कि हम अपने दीन से भी दूर हो गए? एग्जैक्टली ठीक है, क्योंकि हमारा दीन हमें बताता है कि मर्द और औरत को अल्लाह ने एक दूसरे के लिए बनाया, एक दूसरे के लिए खेती बनाया, और कैसे उनके ताल्लुक को आपस में स्ट्रॉन्ग किया, औरत के क्या हकूक हैं, मर्द के क्या हकूक हैं, ये हमें इस्लाम ने, दीन ने बताया। जी बिल्कुल। तो अगर हमारे पेरेंट्स इस पे भी काम करें जी जी, तो ये एक रीज़न, एक बहुत अच्छा एक सोल्यूशन बिल्ड हो सकता है बच्चों को अंडरस्टैंड लेने के लिए कि मैं अब उसके घर जा रही हूँ तो मैंने 100 जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये बिल्कुल इस चीज़ की कमी है। अगर आप उनको कम्प्लीटली इस्लामिक वैल्यूज़ और उसके बारे में बताते हैं, तो ये चीज़ एक आपको फ़ियर देती है कि नहीं मुझे इस तरह नहीं करना। अगर मुझे है तो मुझे ये सारे अपने राइट्स, जो भी आपके राइट्स हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, उसके लिए इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करो, राइट। लेकिन यही बात है कि समहाउ देयर इज कि वो इस चीज़ की कमी है, जिसकी वजह से वो ये चीज़ को टॉलरेट नहीं करते, इसी के सिस्टम को लेकर अप्लाई करते हैं। तो आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट कि वो चीज़ होनी चाहिए। और ये भी बताइए कि जो पसंद की शादियाँ होती हैं 3-3 साल 4-4 साल, यहाँ पे एक बड़ा सिंपल रिवाज है, आई एम वेरी मच ट्रांसपेरेंट, आई वांट टू टॉक ओपनली अबाउट इट। एक मूव इन कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुका हुआ है, ठीक है। लड़का लड़की 4-4 साल 3-3 साल 2-2 साल इकट्ठे रहते हैं और बाद में अब डिसाइड करते हैं कि अब हमने शादी करनी है, लेकिन शादी होने के कुछ अरसे बाद डिसाइड करते हैं हम साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। जी, अनफॉर्चुनेट अहमद, ये वाला जो सिस्टम है ये तो हमारे अपने कल्चर, हमारे नॉर्म और हमारे इस्लामिक वैल्यूज़ में तो नहीं है, लेकिन ये तो यहाँ कनेडियन सिस्टम है। अब ये जो सिस्टम है ये डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से इम्पैक्ट करता है हमारे कल्चर, हमारी कम्युनिटी को, हमारे बच्चों को। लेकिन हमें उसको इस तरह से लेकर चलना है कि अपने बच्चों को इस चीज़ से दूर रखना है। अब वो जो ये सिस्टम है, अगर हम बच्चों को ट्रेन नहीं करेंगे, इस्लामिक वैल्यूज़ की एजुकेट नहीं करेंगे, तो वो तो इस सिस्टम को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि यही सिस्टम है। और यहाँ का सिस्टम तो ये है कि आपने अभी कुछ साल रहना है, 10 years 15 years, और जब एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लेना है, यू कैन एंटर इनटू अ मैरिज। और ये देखें, जो हमने बात की थी ना कि बच्चे बहुत सफ़र करते हैं, जब आप एक बच्चा छोटा है और जब किसी की सेपरेशन या डाइवोर्स होती है तो बच्चे के माइंड में होता है जी कि मैंने शादी नहीं करानी बड़े होके, जी ठीक है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस्ड होता है एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए क्या सजेशन होगी, ऐसे बच्चों के लिए जो ब्रॉट अप हुए हैं और उन्होंने फैमिलीज के अंदर ये मामला देखे? देखिए, अल्टीमेटली जब ये सेपरेशन और डाइवोर्स होते हैं, बच्चे तो इफेक्ट होते हैं, और वो बच्चे इफेक्ट होते हैं, और वो अपनी बहुत, अगर छोटी एज में पेरेंट्स की सेपरेशन या डाइवोर्स हो गई है, तो वो फिर उसमें ये नेगेटिव इंप्रेशन ले लेते हैं कि आई थिंक मैरिज विल नॉट गिव द गुड रिजल्ट, और ये सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि वो यही देखते हैं ना, मोम आपकी मैरिज तो नहीं थी, फादर्स की नहीं, नो 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 मैं तो शादी नहीं करूँगी, मैं तो शादी नहीं करूँगी, मुझे इतनी हेडेक नहीं लेनी, क्योंकि उनके अंदर तो इतनी वो टॉलरेंस ही नहीं है, वो दे कैन डू। लेकिन इसीलिए देखिए, सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें, क्योंकि अगर आपके साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सेपरेशन या ये चल रहा है, तो बच्चों से शेयर मत करें, आल्दो अगर वो माइनर है या माइनर नहीं है। मैंने बहुत बच्चे तो सब देख रहे हैं, बच्चे देख आप गाड़ी में बैठे हैं, एक आर्गुमेंट आपको हो रहा है, बच्चे 2-3 पीछे बैठे हैं, दे कैन सी, लेकिन प्रॉब्लम पेरेंट्स में है ना, लेकिन वो पेरेंट्स समटाइम अगर बच्चे विटनेस नहीं भी होते, उनको बताते हैं कि ये देखो तुम, फादर ने ये किया, मदर ने ये किया, ये देखो मेरे साथ क्या कर रहा है, उसने मेरे साथ क्या किया, बनाते हैं बच्चों को। ऑफ कोर्स, तो वो चीज़ें जो है ना, वो चीज़ें बहुत बुरा इफेक्ट करती हैं बच्चों को, बच्चे जो है उसका नेगेटिव इंप्रेशन लेते हैं। ऑफ कोर्स हमारे कनाडा में जस्टिस सिस्टम कैसे इसको प्रोटेक्ट करता है? हमने देखा है कि वुमेन का एक ज़्यादा राइट है, ये नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर भी आता है कि छोटी सी बात पे अगर वुमेन फ़ोन करती है तो राइट अवे पुलिस आके सबसे पहले दोनों को साइड पे करती है, और एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तो जस्टिस सिस्टम क्या कहता है हमारा? देखिए, मैं सबसे पहले आपसे ये कहूँगी कि जो इम्प्रेशंस हैं हमारी कम्युनिटी में या और भी शायद कम्युनिटी में कि वुमेन्स के राइट्स ज़्यादा है, आई वुड से नो, देयर इज इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन, फॉर मेन एंड वुमेन्स, ठीक है, दोनों के इक्वल राइट्स हैं। देखिए, अगर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ वायलेंट अगेंस्ट वुमेन ही नहीं होता, वायलेंट अगेंस्ट मेन भी होता है। मेरे बहुत केसेस है जिसमें मेंस ही विक्टिम थे डोमेस्टिक वायलेंस के, नॉट ओनली वुमेन्स। अब इसमें ये है कि अगर मैन कॉल कर रहा है पुलिस को और वो पुलिस ऑफिसर अराइव होता है, वो चेक करता है, वो एविडेंस लेता है और पता चलता है कि हाँ
उसने वुमेन ने ऑफेंस कमिट किया अगेंस्ट, तो वुमेन विल बी चार्ज। और अब ये बात नहीं है कि वुमेन्स को सारे राइट्स फैमिली लॉ में मिलते हैं, चाइल्ड की कस्टडी या चाइल्ड के मैटर्स या बाकी प्रॉपर्टी क्लेम, नॉट एट ऑल, देयर इज 50% राइट्स। अब देखिए चिल्ड्रन जो भी फॉल्ट पे हो, ऑफ कोर्स देखिए चिल्ड्रंस की जो कस्टडी मैटर्स होती है ना, मोस्टली पीपल कहते हैं ओ ये तो वुमेन्स को जाएंगे, मदर्स को जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, दिस इज़ नॉट ट्रू। क्योंकि चिल्ड्रंस के जो कस्टडी राइट्स हैं वो ऑलवेज द कोर्ट डिसाइड अकॉर्डिंग टू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द तो चिल्ड्रन। हमेशा जो एक लड़ाई है, अगर एक कोई वायलेंस है, डोमेस्टिक जी, वायलेंस जी। है, लड़का लड़की आपस में दे आर नॉट विलिंग टू स्टे, तो डाइवोर्स का जो प्रोसेस है वो भी बहुत लेंथी प्रोसेस है ऑफ माय नॉलेज, जी जी राइट? उसके अंदर सेटलमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, बच्चों की कस्टडी इन्वॉल्व होती है, रीजन क्या होता है इतने लंबे प्रोसेस का? डेफिनेटली देखिए, एक तो सबसे पहले जो फैमिली लॉ का इश्यू होता है वो सिर्फ डाइवोर्स ही नहीं होता, ठीक है। क्योंकि जो डाइवोर्स होता है वो तो अल्टीमेटली एट द एंड होती है, एंड में यानी कि डाइवोर्स ग्रांट की जाती है व्हेन यू हैव सेटल्ड योर ऑल द मैटर्स। स्पेशली लॉ ये बोलता है कि इफ यू हैव अ माइनर चिल्ड्रन, until and unless you made good arrangement for the children, divorce will not be granted. This is a requirement. अच्छा, of course, क्योंकि अब अरेंजमेंट क्या होती है चिल्ड्रन की अब देखो चिल्ड्रन है, माइनर्स हैं, एक स्पाउस ने फाइल कर दिया फैमिली लॉ में केस, तो ये नहीं है कि कोर्ट जो है डाइवोर्स फाइल किया तो डाइवोर्स ग्रांट कर देगी, नो। Which type of arrangement you can do for children? Who will get the custody of the children? Who will get the decision making responsibility of the children? Who will get the parenting time? How many? How much? And who will pay the child support? अगर एक पेरेंट के पास more than 60% चाइल्ड रह रहा है तो दूसरा पेरेंट अल्टीमेटली उसकी ऑब्लिगेशन हो जाती है कि वो चाइल्ड सपोर्ट स्टार्ट कर दे। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें बतानी कैसे हैं कोर्ट को कि ये अरेंजमेंट हमने कर लिए, हाँ ये चाइल्ड सपोर्ट पे करेगा, बच्चे दोनों के पास रहेंगे या एक पेरेंट के पास रहेंगे, वो आपको लीगल सेपरेशन एग्रीमेंट के थ्रू या कोर्ट ऑर्डर के थ्रू, अगर दोनों पार्टीज में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है तो सेपरेशन एग्रीमेंट के थ्रू निगोशिएट कर लेते हैं कि हाँ हम बच्चों को इस तरह अरेंज करेंगे आफ्टर सेपरेशन, देन कोर्ट विल बी इन दैट पोजीशन टू ग्रांट डिवोर्स, अदरवाइज डिवोर्स कैन नॉट बी तो ग्रांटेड। डिवोर्स के बाद भी कोई रिपोर्टिंग होती है दैट यू हैव टू कम एंड शो सम प्रूफ टू द कोर्ट दैट आई एम फुलफिलिंग द रिस्पांसिबिलिटीज दैट आई हैव टुक? यू नो बेसिकली जो चिल्ड्रंस के मैटर्स होते हैं, सपोर्ट मैटर्स हो गए, कस्टडी मैटर्स हो गए, वो दो सिचुएशंस में रिजॉल्व होते हैं, एक या लीगल सेपरेशन एग्रीमेंट के थ्रू या सेकेंडली कोर्ट ऑर्डर के थ्रू। लीगल सेपरेशन एग्रीमेंट के थ्रू तभी होते हैं जब दोनों पार्टीज की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो कहते हैं हमें कोर्ट में ये ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, वी कैन डील ऑल आवर मैटर्स थ्रू द सेपरेशन एग्रीमेंट। लेकिन अगर वो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, मोस्ट लाइकली डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में एक स्पाउस कुछ कह रहा है, दूसरा स्पाउस कुछ कह रहा है, आपस में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो वो फिर कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है, और कोर्ट जब ऑर्डर दे देती है तो वो ऑफ कोर्स डिवोर्स समझे हो गई। अब बाद में कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और दूसरी एक पार्टी है यानी एक पेरेंट है उसको कंप्लाई नहीं कर रहा, चाइल्ड सपोर्ट उसने स्टॉप कर दिया। चाइल्ड सपोर्ट स्टॉप हो भी नहीं सकती क्योंकि जब कोर्ट सपोर्ट पे ऑर्डर देती है ना तो गवर्नमेंट का ऑफिस इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा। वो कलेक्ट करता है सपोर्ट अच्छा। और वो पे करता है रेसिपिएंट को। अच्छा। तो इसलिए आप दोनों पार्टीज की इंटरेक्शन, और अगर वो इतना इनफ अर्न ही नहीं कर रहा बाय दैट टाइम तो वो चाइल्ड सपोर्ट एक दफ़ा स्टार्ट हो जाती है ना, गवर्नमेंट ऑफिस इन्वॉल्व हो जाता है, वो है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस, ये है मिनिस्ट्री अटॉर्नी जनरल ने ये ऑफिस क्रिएट किया। इसमें क्या होता है कि वो बहुत सारे इन्फोर्समेंट वेज होते हैं, वो कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर सकते हैं, पासपोर्ट सस्पेंशन के लिए भेज देते हैं, लीन लगा देते हैं, कलेक्शन एजेंसी में भेज देते हैं, बट उसको वो उससे निकाल लेते हैं, यानी अनटिल अगर उसके पास वाकई समझे जॉब खत्म हो गई, उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो दैट्स ओनली वे टू फाइल अ एप्लीकेशन टू चेंज द फाइनल ऑर्डर, तो उसको बोलती है वेरिएशन एप्लीकेशन। फिर उसको वो देनी पड़ती है, जब तक कोर्ट ऑर्डर चेंज नहीं करेगा एफआरओ स्टॉप नहीं होती, वो कलेक्ट करती है आपसे, मनी करती रहती है, ऑल्दो यू हैव नॉट मनी, यू डू नॉट हैव जॉब, डजंट मैटर। Okay, but still your obligation you have to pay. Of course, until you get the order on the variation application, आपको सपोर्ट पेमेंट पे करते रहना है। अब जिससे आपने डिस्कस किया कि ये सब चीजें मेंटल इलनेस की वजह से रेज होती है, डोमेस्टिक वायलेंस जहां तक पहुंचता है, असल रूट कॉज निकल आई मेंटल इलनेस। जी बिल्कुल। उसे कैसे कम्बैट करें? देखिए मेंटल इलनेस का प्रॉब्लम यही है, जो यहाँ पे मेंटल इलनेस है वो भी इस तरह से है कि आई थिंक उसके लिए काउंसलिंग, उसके लिए आपको प्रैक्टिशनर डॉक्टर के पास कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिसको प्रॉब्लम है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता। असल में मैं भी ये बात कर रहा था कि एक्सेप्टेंस का मसला है, एक्सेप्ट नहीं करता ना कि इसको कोई प्रॉब्लम है। अगर दूसरा स्पाउस कहता है कि आई थिंक यू हैव समथिंग, तुम्हारे मूड स्विंग्स हैं,
तुम्हें लगता है यू आर सफरिंग फॉर सर्टेन मेंटल इलनेस, यू Solution कैन क्या? कंसल्ट अगर विद डॉक्टर। if someone has mood swings, यू नो, if इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप कोशिश करें कि आप अपनी फैमिली डॉक्टर से बात करें कि मेरे स्पाउस को ये समथिंग इस तरह के इंडिकेशंस हैं, और आप उनको बुलाकर मेडिकल चेकअप और मेडिकल टेस्ट करवाएं। लेकिन ये फैमिली डॉक्टर को अगर आप कर सकते हैं, वो आपके अपने स्पाउस को डील कर रही है तो वो आपको बुलाकर उसको टेस्ट कर सकती है। लेकिन अब प्रॉब्लम है अगर वो स्पाउस विलिंग है अपनी मेडिकल टेस्ट के लिए, लेकिन वो जब उसको पता होगा या डाउट होगा कि नहीं मेरी स्पाउस मेडिकल एग्जामिनेशन करवा रही है, तो वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी एक हम ना कि तुम्हें प्रॉब्लम है मुझे प्रॉब्लम नहीं है। एक वो चीज accept को मैं नहीं और करेंगे। डिस्कस करना चाहता हूँ। हमने देखा है कि बहुत से इश्यूज फैमिली में स्टार्ट होते हैं, एक वर्ड हम उसे कहते हैं शक। जी जी ठीक है ना? जी शक की बेस के ऊपर बहुत से ताल्लुकात हमें देखें खराब होते हैं, जी 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 और कुछ लोगों की फितरत के अंदर शक होता है। जी। ठीक है, आज तुमने ये ऐसा क्यों पहना, आज तुम इतना लेट क्यों वापस आई, ठीक है, तुम्हें इसने क्यों ड्रॉप किया। एक वो चीज जो कि एक किसी के माइंड में नहीं होती, लेकिन वो चीज को फीड कर करके एक अपना Exactly. माइंडसेट से बिल्ड किया जाता है, और जी, फिर उसके जी, बाद जी। मुआशरा हमें ये चीजें बिल्ड करने में और हेल्प कर रहा होता जी, है। जी, जी। दोस्त बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं और एक अजीब नैरेटिव शो करा रहे होते हैं, जी, जिस वजह बिल्कुल। से एक अच्छा घर जो है उजड़ जाता है। जी क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मैं यही कहूँगी कि जो चीज़ इंसान की नेचर में है, आई थिंक इट्स नॉट इजी टू चेंज। नेचर कैन नॉट बी चेंज। जो चीज़ बन गई है ना, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब वो चीज़ आपकी ऑफ कोर्स आपकी फैमिली जो है उसको इफ़ेक्ट तो करेगी, रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करेगी। जाहिर है अगर आप अपने स्पाउस पे, क्योंकि ये कोई छोटी मामूली चीज़ नहीं है। अगर आप किसी को शक कर रहे हो ना, और जो कि राइट नहीं भी है, आपकी पूरी फैमिली रिलेशनशिप जो है ना इससे इफेक्ट हो जाता है, सफ़र करता है। लेकिन अगर आपका दूसरा स्पाउस आपको पूरा कोशिश कर रहा है कन्विंस करने की कि ऐसा नहीं हुआ, और वो पर्सन कंसिस्टेंटली उस चीज़ पे है, तो इसका मैं यही कहूँगी कि वो शख्स ही है जो अपने आप को चेंज कर सकता है। नो वन कैन डू दैट, देयर इज़ नो एनी मेडिकेशन, बिकॉज अगर उसकी नेचर में है तो फिर ये बहुत लास्ट चीज की तरफ आऊंगा, डिप्रेशन। जब ये सारे जी। मामला होते हैं तो एक डिप्रेशन एंजाइटी क्रिएट होती है। जी, जी, और हमने देखा है कि देयर टाइप ऑफ डिप्रेशंस, जी और वो डिप्रेशंस भी इतने शदीद होते हैं कि आप मेडिकेशन पिल्स के ऊपर चले जाते हैं, आपको नहीं पता बच्चा कब आ रहा है कब जा रहा है, और किन एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। जी 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 कुछ ओवर द टाइम 6-8 महीने साल में आप तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जनरेशन खराब हो जाती है। जी बच्चे बिल्कुल। ऐसी आदतों में पड़ जाते हैं, ठीक है, जिसकी जी। वजह से फिर आप पूरी उम्र सफर करते हैं। जी जी राइट, तो इसके लिए क्या टिप्स आप देंगी, क्या सजेशंस आप देंगी? देखिए, सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी की रीज़न है वो यही है जब फैमिली इश्यूज होते हैं। और फैमिली इश्यूज तब भी होते हैं जब आपका एक पार्टनर है, यानी कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, ये वो सुन नहीं रहा, या फिर आप लोग आपस में कोशिश नहीं कर रहे। मोस्ट लाइकली ज़्यादा इश्यूज मैं देखती हूँ वहाँ पे होते हैं जब दोनों के अंदर कोई टेम्परामेंट नहीं है। अगर एक पार्टनर के अंदर भी है ना, तो वो उस फैमिली को चला सकता है। लेकिन अगर दोनों पार्टनर्स में नहीं है, यानी कह रहा है कि वो देखो उसका बिहेवियर ऐसा है, लेकिन मुझे चेंज नहीं करना, व्हाई आई चेंज माई सेल्फ, आई एम ओके, बट उसको चेंज करना है, तो वहाँ पे इश्यूज आते हैं। अगर आपका एक पार्टनर भी जिसके अंदर टॉलरेंस है, वो टॉलरेट कर सकता है, तो वो बचा सकता है आपकी फैमिली को। अब ये चीज़ें जब इतनी ज़्यादा होती हैं लेकिन वो बर्दाश्त भी नहीं हो रही, दूसरा बंदा वो उसकी अल्टीमेटली वो डिप्रेशन एंग्जाइटी में चला जाता है। वो ये नहीं देखता बच्चे हैं, ये वो, उसका हाई ब्लड प्रेशर। मेरे पास देयर इज अ लॉट ऑफ, एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ क्लाइंट्स जो दे आर सफरिंग वेरी सीरियस एंग्जाइटी, और हाई ब्लड प्रेशर हो गया बहुत छोटी सी एज में, हाई ब्लड शुगर हो गई है, अब ये प्रॉब्लम्स हो गई हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है क्योंकि हमें स्पाउस इतना ज़्यादा। इसकी एक रीज़न भी ये है कि अगर ये ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो व्हाई यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ टॉलरेंस, व्हाई यू आप डिसाइड करो। अगर वो बंदा ठीक नहीं हो रहा है या दूसरा पार्टनर नहीं, तो आपको अल्टीमेटली डिसाइड करना है, क्योंकि ये आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। और जो हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर हेल्थ नहीं है तो आप लाइफ में तो कुछ नहीं कर सकते। you keep dragging, decide it. आई थिंक वही तो मैं कहती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, हमारी कम्युनिटी में जो लोग हैं ना, वो क्या कहेंगे, वो लोग क्या बेचारे कहेंगे, वो कहते नहीं, लोग एक्चुअली हम अपने चलाते रहो जैसे भी है, क्या करें, वी नॉट हैव एनी अदर ऑप्शंस, लेकिन वो अल्टीमेटली उनकी हेल्थ को इफेक्ट करता है। थैंक यू वेरी मच सनोवर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। मैं चाहूँगा एक छोटा सा मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को दीजिए, क्या कहेंगी? ओके, मैं यही कहूँगी कि इफ़ यू डू गुड फॉर अदर्स, अल्टीमेटली इट विल कम बैक टू यू in any unexpected way. Thank you very much Sanobar ji. It was really nice talking to you and I hope आपने आज का प्रोग्राम एंजॉय किया होगा।
देखते रहिए बी माई गेस्ट विद अहमद गुरेजा एवरी संडे 7:05 पे ओनली ऑन ARY न्यूज़।